वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यद्यपि इसके पहले गूगल मीट में क्लास लेने का मेरा विचार था, परंतु कुछ बच्चों के पास मोबाइल की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। इस कारण फिर निर्णय बदलना पड़ा और अब हम छोटे छोटे यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से जो ब्लूप्रिंट पर आधारित आपके प्रश्न पत्र है उसको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आज अपन गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिसमें 4 अंक आपके MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न के आएंगे, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस संबंध में सबसे पहला प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश होता है। तो यहाँ आप समझिएगा, जो रोकड़ बही है ये इसका उत्तर है। एक्चुअल में क्या होता है, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं वे अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के आधार पर रखती हैं। और रोकड़ पद्धति में सबसे पहले रोकड़ पुस्तक के सारांश से प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। और इसी कारण जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो रोकड़ बही का सारांश होता है। दूसरा प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसा अपन ने पहले भी चर्चा की है, पहले भी आपको पता होगा कि गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, चाहे वो किसी भी रूप में कर रही हो। कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना होता है, ऐसी संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्था के रूप में हम जानते हैं। जैसे विद्यालय है, अनाथालय है, पुस्तकालय है, वृद्धाश्रम है, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, समाज सेवा, ये इसका आंसर होगा। तीसरा है आपका, वर्ष में चंदे की अग्रिम प्राप्त हुई राशि क्या कहलाती है। देखिए, अग्रिम मिली है मतलब इस वर्ष की नहीं है, अर्थात आने वाले वर्ष की, तो ये हमारे ऊपर दायित्व होगा, ये लायबिलिटीज़ कहलाएगी। फिर चौथे नंबर में आपको दिया है, आय व्यय खाते में व्यवहार को लिखा जाता है। तो आय व्यय खाता, देखिए एक बात आप समझिए कि जो रोकड़ पुस्तक है उसका सारांश प्राप्ति भुगतान खाता, और प्राप्ति भुगतान खाते में आगमगत प्रकृति के और पूंजीगत प्रकृति के दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। परंतु अब जो प्राप्ति भुगतान खाता है उसके आधार पर आय व्यय खाता और चिट्ठा तैयार किया जाएगा। तो प्राप्ति भुगतान खाते की जो आगमगत मदें हैं उसके आधार पर आय व्यय खाता बनेगा, और जो पूंजीगत प्रकृति की मदें हैं उसके आधार पर चिट्ठा तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पहला वाला होगा कि केवल आगमगत प्राप्ति जो हैं वो आय व्यय खाते में लिखी जाती हैं। हम और आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर गैर व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ पद्धति पे खाता रखती हैं, हिसाब किताब रखती हैं। और रोकड़ पद्धति में रोकड़ पुस्तक के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता जो उसका सारांश होता है, और उस आधार पर आय व्यय खाता और चिट्ठे तैयार किए जाते हैं। तो इसका उत्तर चौथा वाला है, गैर व्यापारिक संस्था। इसके बाद अपन रिक्त स्थान में आ रहे हैं। ये वाले प्रश्न बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं क्योंकि विकल्प होता नहीं है, थोड़ा सा, इसीलिए मैं समझाते हुए चल रहा हूँ साथ साथ आपको। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता खालिस्तान का सारांश है, पहले चर्चा कर चुका आपसे। पुनः प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक का सारांश है। देखो, रोकड़ पद्धति ये पद्धति होगी, पद्धति के अंदर सबसे पहले रोकड़ पुस्तक, और जो रोकड़ पुस्तक है उसका सारांश है प्राप्ति भुगतान खाता। और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता आगमगत प्रकृति की मदों को लेकर और पूंजीगत प्रकृति को लेकर चिट्ठा तैयार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान होता है। पहले भी चर्चा कर चुके कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना होता है उन्हें गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि। तो इसका उत्तर होगा समाज सेवा। तीसरा प्रश्न है, आय व्यय खाते में व्ययों का आय पर आधिक्य क्या कहलाता है। देखो, लाभ हानि खाते में उस चीज़ को हानि कहोगे क्योंकि व्यय ज़्यादा है ना और आय कम है, लेकिन इसको आय व्यय खाते में कमी कहा जाता है, ये अपन ध्यान रखेंगे, शब्द आएगा कमी। फिर चौथी बात आती है, आय व्यय खाते में केवल खालिस्तान मदों का लेखा किया जाता है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका आपसे कि केवल मतलब प्राप्ति भुगतान खाते में चूँकि आगमगत प्रकृति की मदें और पूंजीगत प्रकृति की मदें दोनों सम्मिलित होती हैं, उसमें से जब हम आगमगत प्रकृति की मदों को छांट लेते हैं और उसके आधार पर हम आय व्यय खाता जो है वो तैयार करते हैं। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर में
ये तो बता चुका मैं आपको। 5वें नंबर पर गैर व्यापारिक संस्था अपना हिसाब किताब खालिस्तान पद्धति पर रखती हैं। तो निश्चित तौर पर पहले भी चर्चा कर चुके, पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको जैसे लड़कियों को स्कूटी चलाना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लाइक दैट वैसे ही गैर व्यापारिक संस्थाओं को रोकड़ पद्धति में चूँकि आय ज़्यादा होती है तो रोकड़ पद्धति में हिसाब किताब रखना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अब अपन आ रहे हैं सत्य असत्य पर। सत्य असत्य पर पहली बात है, प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किए जाते। ये बात सही है, उसमें समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। समायोजन किया जाता है आय व्यय खाते में। कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उनको अपन लिखें ताकि अपन उस वर्ष विशेष का हिसाब किताब निकालें। प्राप्ति भुगतान खाते में तो आप सिर्फ रोकड़ का हिसाब निकाल रहे कि कितने नगद व्यवहार हुए, जो आया रोकड़ में वो जो गया रोकड़ में, बस उसका भर हिसाब किताब है। नंबर 2 है, पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड़ से प्रारंभ होता है, रोकड़ पद्धति से रखते हैं। निश्चित तौर पर अपन ने अभी चर्चा की है, इसके ऊपर भी अपन ने चर्चा की है इसमें कि गैर व्यापारिक संस्थाएं हुए या पेशेवर व्यक्ति हुए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये सब प्रोफेशनल व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये अपना हिसाब किताब, इनको भी आय ज़्यादा होने के कारण रोकड़ पद्धति में रखना सुविधाजनक होता है। तीसरा है, प्राप्ति भुगतान खाता प्रारंभिक रोकड़ से प्रारंभ होता है। तो निश्चित तौर पर प्राप्ति भुगतान खाता प्रारंभिक रोकड़ से शुरू होता है, शेष लाया गया हम लिखते हैं, और लास्ट में अंतिम रोकड़ हमको पता चलती है कि हमारे पास, और उसमें लिखा ही यही जाता है कि कितनी नगद व्यवहार के रूप में पैसा आया और कितना पैसा गया और बचा कितना। यही उद्देश्य है प्राप्ति भुगतान खाते को बनाने का। चौथे नंबर में, प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। सही बात है, यहाँ पर चूंकि आयगत प्रकृति की मदें भी सम्मिलित हैं और पूंजीगत प्रकृति की मदें भी सम्मिलित हैं, तो दोनों सम्मिलित होने के कारण ये आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाता है। 5वां है, आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता है। ये बात गलत है। आय व्यय खाता नाम मात्र का खाता है, क्योंकि उसमें अपन आय और व्यय का लिखा करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वो नाम मात्र का खाता है, व्यक्तिगत खाता नहीं है। इस प्रकार ये जो है ये गलत लिखा हुआ है। फिर आता जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाइए में देखिए, आप सबसे पहले स्थिर दान कोष दिया आपको, तो स्थिर दान कोष वास्तव में किसी भी गैर व्यापारिक संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, तो आय व्यय खाता जो है वो पहले नंबर पे आप देखिए, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में किन व्यवहारों को लिखा होता है, तो प्राप्ति भुगतान खाते में केवल जो नगद व्यवहार होते हैं उनको हम लिखते हैं, ये इसमें अपन देख रहे हैं। विद्यालय और महाविद्यालय, सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिए, ये दोनों ही गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, और आगमगत मदें जो हैं उनके आधार पर आपका आय व्यय खाता जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस टाइप से ये आपकी जोड़ियाँ। अब अंतिम आपका आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय क्या है। तो जो सदस्यों से प्राप्त चंदा है वो गैर व्यापारिक संस्था, जितने ज़्यादा सदस्य होते हैं वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो जो चंदा है वो उनकी सबसे प्रमुख आय मानी जाती है। प्राप्ति भुगतान खाता का अंतिम शेष क्या दर्शाता है, तो ये अंतिम रोकड़ को दर्शाएगा। मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया कि प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत भी वहीं से होती है, शेष लाया गया, और समाप्ति भी उसके अंत में शेष ले जाया गया, तो रोकड़ का शेष है उसको दर्शाने से होती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति पर रखती हैं, ये प्रश्न तीसरी बार आपके सामने। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के आधार पर रखती हैं, क्योंकि उसमें उन्हें रखना सुविधाजनक होता है। प्रारंभिक पूंजी को कहाँ लिखा जाता है, पूंजी निश्चित तौर पर चिट्ठे पे लिखी जाएगी और दायित्व पक्ष पे लिखी जाएगी, क्योंकि वास्तव में पूंजी जो है वो एक व्यक्तिगत खाते के रूप में है, और ये व्यापार के लिए दायित्व माना जाता है। जो अस्तित्व की मान्यता है, पृथक अस्तित्व की मान्यता है, उसके आधार पर ये बात हम लोग जानते हैं। 5वें नंबर में आता है, आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है। निश्चित तौर पर आय व्यय खाता जो है वो प्राप्ति भुगतान खाता जो है उसके आधार पर तैयार किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो MCQ प्रश्न पूछेगा उस पर आपसे चर्चा की, थोड़ा कोशिश भी किया समझाने की, और आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।